हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईवीएस के ए टू जेड निचोड़ में जिसमें एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें आपको पैडाबाजी सहित कॉन्सेप्ट को कवर कराएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य डॉट 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 है। दोस्तों, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, यह बताना है। आपके ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्तपरक गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शैक्षिक भ्रमण जो होता है, भ्रमण के दौरान जो ज्ञान मिलता है वह अस्थायी होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों को हस्तपरक गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उच्च ज्वर अर्थात तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। दोस्तों, सिंकोना पेड़ की छाल से जिसका उपचार किया जाता है जिस बुखार का, उसे क्या कहा जाता है? वह कौन सा बुखार होता है जिसमें सिंकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो दोस्तों, सिंकोना पेड़ की छाल से उपचार जिसमें किया जाता है रोग में, वह है आपका मलेरिया। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, मलेरिया के खोजकर्ता कौन है, यह भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो मलेरिया के खोजकर्ता रोनाल्ड रास हैं। इन्होंने बताया था कि मच्छर से मलेरिया होता है। और दोस्तों, मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ से होता है और वायरस से डेंगू होता है। ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, आप एक ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं। आप निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे? दोस्तों, जैसे कोई शिक्षक है, या समझ लीजिए आप स्वयं ही शिक्षक हैं और आप ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं, आप ईवीएस को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें से आप किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे वो बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है हरी इमारतों की अवधारणा, रूस यूक्रेन युद्ध संकट, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक के एकल उपयोग का प्रभाव, या ओजोन परत का क्षरण। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रूस यूक्रेन युद्ध संकट से क्या मतलब है, तो यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है? आपके ऑप्शन है तला हुआ भोजन, दाल, नूडल, फल तथा सब्जियां। तो दोस्तों, अगर बात करें खाद्य पदार्थ जो कि रेशा युक्त है, तो वह है आपका फल तथा सब्जियां। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इनमें पाए जाने वाले रेशे आहारी रेशे होते हैं, जिसे रुक्षांश पादप के नाम से भी जाना जाता है, और रुक्षांश पादप को आहारी रेशे के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पांचवा प्रश्न है, बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालयों में निम्न में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है? दोस्तों, यह पेडागॉजिकल प्रश्न है। तो इसमें आपको बताना है कि जीवों के बारे में अगर बच्चों में समझ विकसित करना है तो विद्यालयों में निम्न में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों से जीवों के बारे में एक अध्याय को पढ़ने को कहेंगे, या वन्य जीवन पर एक फिल्म चलाएंगे, या चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएंगे और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करेंगे, या छात्रों से अपने पसंदीदा जानवर के बारे में निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों,
आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएंगे और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करेंगे। तो आपका यही सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाएंगे ना, तो वहाँ पर जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी कि पक्षियों का आवास क्या है, वो भी उनको जानने में मदद मिलेगी। चिड़िया कैसे रहती हैं, पशु पक्षी का आवास कैसा होता है, तो ये सभी जानने में उनको मदद मिलेगी। छठा प्रश्न है, चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? आपके ऑप्शन है हिमाचल क्षेत्र, गंगा मैदान, समुद्र तट, पठारी क्षेत्र। तो दोस्तों चक्रवात से सर्वाधिक विनाश होता है समुद्र तट में, तो यह आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ई वेस्ट, सी वेस्ट, डी वेस्ट या बी वेस्ट। तो दोस्तों कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहा जाता है ई वेस्ट। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आठवां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1982, 1973, 1992 या 1996। तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई। दोस्तों बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको जानना जरूरी है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। 9वां प्रश्न है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है दांत में, जीभ में, नाक में, गले में। तो दोस्तों स्वाद कलिकाएं की बात की जाए तो स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीभ में अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग होता है। तो जीभ के किनारे कुछ और स्वाद, अग्र के भाग में कुछ और स्वाद और पश्च के भाग में कुछ और स्वाद कलिकाएं होती हैं। कहीं खट्टा तो कहीं मीठा। तो स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न है, बच्चों के लिए कितने घंटे नींद की आवश्यकता होती है? अगर बच्चे हैं तो उन्हें कितने घंटे सोना चाहिए? आपके ऑप्शन है 5 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे। तो दोस्तों बच्चों के लिए नींद की आवश्यकता होती है, उन्हें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, किस जैव क्षेत्र से स्टेप शब्द जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है घास के मैदान, उष्णकटिबंध वन, सवाना या कोनीफेरस। तो दोस्तों स्टेप शब्द जो जुड़ा हुआ है वह जुड़ा है घास के मैदान से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यूरेशिया में स्टेपी पाए जाते हैं, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न है, वसा के प्रमुख स्रोत हैं। वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल, दूध, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, ब्राउन राइस, ओट्स, सलाद, दलिया या नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद। तो दोस्तों वसा की बात हो रही है, तो वसा का प्रमुख स्रोत होता है अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल। जहाँ पर खाद्य तेल की बात की जाए दोस्तों वहाँ पर आप समझ जाइए कि वसा की बात हो रही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें खाद्य तेल में, मांस, अंडा में, अखरोट में वसा पाया जाता है। 13वां प्रश्न है, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। आपके ऑप्शन है यकृत, वृक्क, हृदय, क्षुद्रांत। तो दोस्तों रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है आपका वृक्क। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
वृक्क को किडनी के नाम से भी जानते हैं। किडनी का काम होता है रक्त को साफ करना, खून को साफ करना, उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना। 14वां प्रश्न है, मधुमेह नामक रोग कौन से हार्मोन्स की कमी से हो जाता है? आपके ऑप्शन है मेलाटोनिन, इंसुलिन, पैराथायराइड या एड्रीनल। तो दोस्तों, मधुमेह नामक रोग जिस हार्मोन की कमी से होता है वह हार्मोन है इंसुलिन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है बॉम्बे हाई, दीव, दमन, अलियावेट। तो दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभावों के कारण को कहते हैं। तो निरंतर होने वाले सामान्य शोर के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है मीठा जहर, धीमा जहर, तीव्र जहर, अस्थाई जहर। तो दोस्तों, निरंतर होने वाले शोर को कहा जाता है धीमा जहर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है यह धीरे धीरे इफेक्ट डालता है। 17वां प्रश्न है, अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसे कहा जाता है। दोस्तों, छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सक्रिय अध्ययन, अनुकूली अध्ययन, सहयोगपूर्ण अध्ययन या आमंत्रक पर्यावरण। तो दोस्तों, छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने की स्वतंत्रता जिसे दी जाती है तो वह कहलाती है सहयोगपूर्ण अध्ययन। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह दोस्तों पैडागॉजी का पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ पर सहयोगपूर्ण अध्ययन आ जाए, अर्थपूर्ण आ जाए, तो ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। 18वां प्रश्न है, किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? आपके ऑप्शन है स्ट्रांसियम, यूरेनियम, थोरियम, उक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त सभी। क्योंकि दोस्तों, स्ट्रांसियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ये उपजाऊ मृदा को भी नष्ट करने वाले होते हैं। और दोस्तों, थोरियम जो है यह केरल में पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? आपके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों, कौन सा वह राज्य है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है? तो वह है आपका राजस्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सभी समुद्री तट के किनारे बसे हुए हैं। 20वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सुरक्षात्मक भोजन, रेशेदार भोजन, शरीर निर्माण वाला भोजन या ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, ईवीएस में निम्न में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो दोस्तों, ईवीएस में कौन सा सीखने का सिद्धांत है? तो वह है ज्ञात से अज्ञात। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पहले से जो जानकारी है वहाँ से शुरू करके जो हमें नहीं मालूम है वहाँ तक जाना है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि पूर्व में जो जानकारी है उसको लेते हुए जो हम नहीं जानते हैं उसको तक सीखना है। 22वां प्रश्न है, अत्यधिक तापमान के कारण किसे तापीय द्वीप कहा जाता है? आपके ऑप्शन है उद्योगों को,
परमाणु संयंत्रों को, महानगरों को या महासागरों को। तो अत्यधिक तापमान के कारण जिसे तापीय द्वीप कहा जाता है दोस्तों, वह कहा जाता है महानगरों को। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर अत्यधिक टेम्परेचर देखा जाता है। 23वां प्रश्न है, किस एनसीएफ ने पर्यावरणीय अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी? तो वह कौन सा एनसीएफ है दोस्तों, जिसने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को शामिल करना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। एनसीएफ का क्या अर्थ होता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2000 ने कहा था, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीएफ 2000 ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को शामिल करना चाहिए। 24वां प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम, तांबा। तो दोस्तों ट्रांशियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रांसियम, थोरियम, यूरेनियम, ये आपको याद रखना है, ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। 25वां प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किससे की जाती है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीओडी के द्वारा किया जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा यदि जल में सही है तो प्रदूषण कम है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा खराब है तो प्रदूषण ज़्यादा है। तो बीओडी द्वारा प्रदूषण स्तर की माप की जाती है नदियों में। 26वां प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना से व्यापक जल हानि का कारण था। आपके ऑप्शन है भीषण अग्निकांड, रेडियोधर्मी प्रदूषण, गैस रिसाव, जलाभाव। तो दोस्तों चेरनोबिल दुर्घटना, जिसमें कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से बहुत से लोग जल गए थे, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसी को कहा जाता है चेरनोबिल दुर्घटना, क्योंकि दोस्तों रेडियोधर्मी प्रदूषण से बहुत से लोग, हजारों लोगों की संख्या जो थी वह लोग जल गए थे। 27वां प्रश्न है, अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों अदृश्य का क्या अर्थ होता है? अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। तो अदृश्य प्रदूषण कहा गया है ध्वनि प्रदूषण को। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जल प्रदूषण को आप देख सकते हैं, मृदा प्रदूषण दिखाई देता है, वायु प्रदूषण भी दिखाई देता है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं दिखाई देता, इसलिए इसे कहा जाता है अदृश्य प्रदूषण। इसे धीमा जहर भी कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, छोटे समूह चर्चा निम्न में से किसे प्रोत्साहित करती है? आपके ऑप्शन है सक्रिय साझेदारी, पारस्परिक सत्र, सहकर्मी आधारित संचार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों छोटे समूह चर्चा जो ग्रुप्स हैं वो प्रोत्साहित करते हैं उपरोक्त सभी को। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? आपके ऑप्शन है मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, जलपोत, जेट विमान। तो दोस्तों सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है जेट विमान से। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां और लास्ट प्रश्न है, परिवार विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में ... को बढ़ावा देंगे। परिवार विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में क्या किसे बढ़ावा देंगे यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आत्म जागरूकता को, समझ को, संप्रेषण को या सामाजिकरण को। तो दोस्तों परिवार विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में
आत्म जागरूकता को बढ़ावा देंगे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आत्म जागरूकता का मतलब होता है अपनी समझ को बढ़ाना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।